तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको बोलो, या बच्चों कहीं भी आपको लिखा मिलता है, विश्वजीत आदमी दिख रहे हैं यार, ठीक है, बहुत ही कमाल का बच्चा है यार, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, हम लोग बहुत मस्ती करते थे ना ऑफलाइन में, नाइट्रस ऑक्साइड। तो चाहे आप डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलो, नाइट्रस ऑक्साइड बोलो, ठीक है, इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो आपका N2O, ठीक है, N2O, परफेक्ट है बेटा। अभी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो सभी बच्चे निकाल सकते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हो आप लोग। 2 × X, 2 बेटा 2 नाइट्रोजन एटम है, प्लस ऑक्सीजन का मतलब बेटा -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू बेटा 2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आंसर विल बी 1। करेक्ट है, सभी को समझ में आ गया होगा, +1। नाउ कम्स की इसका जो प्रिपरेशन है, इस गैस का जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको प्रिपरेशन के लिए देखो बच्चों बहुत ही इजी रिएक्शन है, आप लोग अभी कर पाओगे। NH4NO3, शायद मैंने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट पे डिस्कस किया था। इसको हीट करेंगे, हाँ बिल्कुल हीट करेंगे, और हीट करने के बाद आपको यहाँ से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर दो, यस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस आपको मिल जाएगा N2O। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों में आता है NaNO3 के साथ आप यहाँ पे अमोनियम सल्फेट लेके आ जाओ, और ये जो आयन एक्सचेंज, ये बच्चों कौन सा इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट, दिस इज हीटिंग इफेक्ट का प्रोसेस है ना। इजी ट्रिक थी, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स आप अमोन, मैंने बताया था ना, एक कॉन्सेप्ट लिखाया था आप लोगों को कि अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना उनको हीट करो तो पहले वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, बाकी जो बचता है उसको बाद में लिख दो, जो भी गैस N2 गैस, NO गैस, N2O व्हाटएवर जो भी बचता है उसको आप बाद में निकाल के लिख सकते हो। अब ये जो सेकंड प्रोसेस है, दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बच्चों आपको पता है ये भी एक्वस मीडियम में होगा, ये भी एक्वस मीडियम में होगा। इसका पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ध्यान रखना, अमोनियम यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट होगा, कनेक्ट विद नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट सोडियम तो कनेक्ट विद सल्फेट। तो बच्चों यहाँ से आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट, है ना, NH4NO3, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा सेकेंड Na2SO4, और बाकी आपको कि यहां से आपका Na2SO4 इज ऑलरेडी स्टेबल बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी के थ्रू आपकी इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है, ये आपका परफेक्ट सॉल्ट है, ठीक है। अच्छा दूसरा बच्चों यहाँ पे जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है, ये बेटा फिर से डिसोसिएट हो जाएगा उसी टेम्परेचर पे, और यहाँ से आपको ब्रेक कर देगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखो देख रहे ना, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को फिर से वही हीट कर देंगे, तो हीट करने से आपका वही वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, और प्लस आपका यहाँ पे रिलीज हो जाएगा N2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसकी बैलेंसिंग कर सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे आई थिंक, तो यहाँ पे भी ट्वाइस करना पड़ेगा, और परफेक्ट है यहाँ पे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, 4 × 2 8 का मतलब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 4 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो N2 में आपका 2 नाइट्रोजन है, क्लियर है, लेकिन नाइट्रोजन एक और तो 4 हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये आपको आंसर यहाँ पे बन चुका है, क्लियर है सभी को। अब लेकिन ये जो दोनों के दोनों रिएक्शन मैंने लिखी हैं, इन दोनों की दोनों रिएक्शंस के अंदर एक इम्प्योरिटी बच्चों रिलीज होती है, ऐसा एनसीईआरटी ने दिया है क्लियर करके कि जब ये दोनों रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती हैं तो वहां पे आपकी इम्प्योरिटी आपकी रिलीज होती है। वो इम्प्योरिटी बच्चों या तो NO भी हो सकता है, दूसरा आपका यहाँ पे अमोनिया गैस भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, इम्प्योरिटी का मतलब स्मॉल अमाउंट में NO गैस रिलीज होगा, अमोनिया गैस भी रिलीज होगी, और बच्चों यहाँ पे वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स भी आपको मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज। क्यों इनको इम्प्योरिटीज हम लोग क्यों बोलते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको N2O चाहिए, N2O बढ़ता है लार्ज अमाउंट में, बाकी बची हुई चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, बाई प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इम्प्योरिटी, क्योंकि एनसीईआरटी ने से इम्प्योरिटी वर्ड से यूज किया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग NO और NH3 और वाटर, ये भी आपके एज ए इम्प्योरिटी यहाँ से बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर आपके रिलीज होते हैं। अब क्वेश्चन है इनको निकालना है, इनको हटाना है, तो इनको निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या यूज कर सकते हैं वो समझो। इनको निकालने के लिए देखो NO आपका लिगेंड है, लिगेंड का मतलब होता है लिविंग स्पेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, NO आपका लिगेंड है, अमोनिया आपका लिगेंड है, वाटर इज आल्सो लिगेंड, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स का जब अटैक होता है एल्कीन के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इज आल्सो ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एल्कीन इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि एक न्यूक्लियोफाइल क्या दूसरे न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर सकता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और मुझे सोच के कल बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पढ़ा रहा हूं मैं इनऑर्गेनिक, पहुंच गया हूं मैं ऑर्गेनिक पे, फिजिकल पे भी जाने वाला हूं धीरे पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये मैंने एक बताया, क्वेश्चन ध्यान रखना और कल इसका आंसर मुझे बताना।
कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। और यहाँ पे एल्कीन भी, जो एल्कीन होते हैं ना डबल बॉन्ड वाले सिस्टम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो भी आपके होते हैं अनसैचुरेटेड, वो भी आपके होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कैसे करे? और आप लोगों ने किया होगा, करता है। यस दे कैन, बिल्कुल करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं और उसका परफेक्ट रीजन क्या होना चाहिए, ठीक है, इसको बताना, मुझे सोच के बताना। आप लोगों ने कराया होगा लेकिन सोच के बताना। अब ना क्वेश्चन ये कि हमारी जो इम्प्योरिटी है बच्चों, एनओ, एनओ आपका लिगेंड है, तो लिगेंड्स को बाहर निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक के आप मेटल्स लेके आओ। एक मैं आपको हिंट करता हूँ, ध्यान से देना, जब भी कभी भी प्रोडक्ट के अंदर आपका लिगेंड कहीं मिल जाए, तो लिगेंड को बाहर निकालना है, तो आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को लेके आना। डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास प्रेजेंट होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं लिगेंड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इजिली, और यहाँ से एनओ आपका इजिली जो आयरन होगा वो इसको रिलीज कर देगा और बनाएगा एडिशनल प्रोडक्ट। तो क्या बनाएगा, ये बन जाएगा FeSO4.NO, दिस इज एडिशनल प्रोडक्ट। ये यहां से आपका रिलीज हो जाएगा बाहर, ठीक है, सॉलिड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अगर आपको बाहर निकालना है अमोनिया, तो अमोनिया आपको पता है बेस, अमोनिया आपका बेस होता है, लिगेंड होता है, तो आप एसिड लेके आ जाओ। ये बेस होता है, ये आपका एसिड, आप जैसे एसिड डालोगे तो वहां से जो अमोनिया गैस है, जो अमोनिया है बच्चों, वो रिलीज होएगा NH4 ट्वाइस और आपका SO4। बात समझ में आ रही है, ये बन गया आपका सॉल्ट। तो यहां से आपका ये इस तरीके से रिलीज हुई। तो मतलब यहाँ पे जो एनओ था, बाकी आपका अमोनिया था, ये आपके लिगेंड्स हैं, इंप्योरिटीज है, इनको बाहर निकालने के लिए एनओ को, ये क्वेश्चन आया नीट में इसके ऊपर, एनओ को रिलीज करने के लिए हम आयरन सल्फेट का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटाबेस। H2SO4 को अगर आपको यूज करना है, तो जो अमोनिया आपको एज ए इंप्योरिटी दिख रहा था, उसको अमोनिया एज ए बेस, तो बेस को बाहर निकालना, तो एसिड लेके आ जाओ। एक सॉल्ट देखो ये बन गया, और सॉल्ट ये बन गया है, एनओ भी बाहर जा चुका है और अमोनिया भी बाहर जा चुका है। बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स में है, वो तो हीट करने से आपका बाहर निकल जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, सभी को समझ में आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, जैसे एक मैं जेईई मेंस का क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिंक के साथ यूज किया गया था HNO3, जिंक के साथ यूज किया गया है HNO3। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस का है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन ना आपका जेईई मेंस का है, जहाँ पे जिंक के साथ उन्होंने यूज किया था आपका HNO3 का यूज किया था जिंक के साथ, और बोला था यहाँ से कौन सी गैस आपकी रिलीज होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, जिंक के साथ आपका HNO3 जब भी आएगा, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पहले बच्चों यहाँ से नेगेटिव पार्ट क्या मिलेगा, NO3-1, ठीक है, इट विल कनेक्ट विद जिंक, तो बच्चों यहाँ से बनेगा जिंक नाइट्रेट, बिल्कुल प्लस टू में जाएगा ना, तो ये आपका NO3 ट्वाइस हो जाएगा। NO3 की बेटा बैलेंसी कितनी होती है, -1 इलेक्ट्रो बैलेंसी, जिंक की बेटा जिंक इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा +2 की स्टेट में, तो ZnNO3 ट्वाइस बन गया, प्लस यहाँ से H2 गैस रिलीज नहीं होगी बेटा, H2 गैस नहीं, H2 गैस तो आपको कहाँ देखने को मिलती है, S ब्लॉक के एलिमेंट के साथ, अगर S ब्लॉक के मेटल्स होते हैं तो वो H2 गैस रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज ना होके यहाँ से रिलीज होगा आपका N2O रिलीज होगा, ये गैस रिलीज होगी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरा बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होता है, वो लेस अमाउंट में होता है, वेपराइज हो जाता है ना, वो बाहर निकल जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम बच्चों ने H2 टिक किया था, जैसे अभी ओम ने बताया, तो H2 यहाँ से नहीं मिलेगा, H2 वहां से मिलता है जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स आपके क्या होते हैं, रिएक्शन परफॉर्म करते हैं एसिड्स और बेस के साथ जनरली। तो यहाँ से आपको यहाँ पे N2O आपका रिलीज होगा, यही क्वेश्चन मेंस ने पूछा था 4 मार्क्स का, ठीक है। तो हो सकता है इसमें मॉडिफिकेशन करे ना करे, लेकिन मैं डी ब्लॉक में आपको पढ़ाऊंगा जरूर इसके बारे में, जिंक के बारे में पढ़ाऊंगा, जिंक इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो N2O गैस आपका यहाँ से करता है रिलीज। एक क्वेश्चन आप बताना जरा, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इसके ऊपर ध्यान देना बच्चों। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं SnCl2, आप याद करो मैं जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा था ऑफलाइन सेशन के अंदर, तो SnCl2 के सामने यहाँ पे HCl फॉलो किया है इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो ना क्वेश्चन है जिसके यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों के दोनों जो रिएजेंट है बहुत ही अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं ना। तो एसएन यहाँ पे क्या है बताओ, +2 की स्टेट में है, एसएन आपका +2 की स्टेट में है, तो एसएन कन्वर्ट किस में होगा जरा याद करो, मैंने आपको लॉजिक लिखाए थे कौन सा कैसे कन्वर्ट होता है, तो एसएन +2 कन्वर्ट किस में होगा, एसएन +4 में, बेटा याद होगा स्टेनिक, एसएन +2 से एसएन +4 में कन्वर्ट होगा। तो पहला यहाँ से जो आंसर बनेगा ये ऑक्सीडाइज
यहाँ पे SN+2 है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो SN+4 में जाएगा तो SnCl4 बना लेगा। पहला क्वेश्चन आपका, पहला कंपाउंड ये कितना इजी हो गया। पहले हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्शन मैकेनिज्म, आपको याद होगी, उसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ बीच बीच में। तो SnCl4 बन गया है बिल्कुल, और बाकी यहाँ से आपका रिलीज होता है बच्चों N2O। N2O भी रिलीज होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, N2O रिलीज होगा और लिटिल बिट अमाउंट में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा। और यही सेम क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के अंदर, ठीक है, जेई एडवांस के अंदर एक क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था जो मैं जिंक वाला बताया, ये क्वेश्चन आया है एडवांस के अंदर। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन से मैं साथ में ले रहा हूं, जिससे आपको एक बार लॉजिक पता चले, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको वहां पे आइडिया हो जाए। अब क्वेश्चन ये है, अब आप लोग क्वेश्चन करना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आते हैं कि बेटा इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रिपरेशन तो समझ में आ गया सभी को, इंपोर्टेंट प्रिपरेशन बच्चों क्लियर हो गए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो बच्चों ये जो गैस होती है वो होती है कलरलेस। कैसी होती है? कलरलेस गैस होती है, टेस्टलेस होती है, टेस्टलेस गैस होती है, और बेटा ये आपकी शो करती है प्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट एंड स्वीट, प्लीजेंट एंड स्वीट ऑड्योर, प्लीजेंट एंड स्वीट ऑड्योर बच्चों ये डिफाइन की जाती है। अच्छा, अब इसी नेचर की वजह से बच्चों क्या है कि अगर इसे आप इनहेल कर लेते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, जिसको अपन लाफिंग गैस बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है। अगर मैं इसको बच्चों करते हूं, कोई भी इंसान अगर इसे इनहेल करेगा, तो अगर इनहेल करने पे अगर मॉडरेट होगा, लेस अमाउंट होगा, ठीक है, लेस अमाउंट होगा तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे एक ना हिस्टेरिकल, जिसको अपन बोलते हैं हिस्टेरिकल, ठीक है, हिस्टेरिकल लाफ्टर, ठीक है, हिस्टेरिकल लाफ्टर आपका प्रोड्यूस होगा। वो आप अपने यादव सर से पूछना, वो आपको जरूर बताएंगे ऐसा क्या होता है, ठीक है, वो आपको बताएंगे। तो हिस्टेरिकल लाफ्टर, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या चेंज होता है, क्या हार्मोन्स का इफेक्ट है, वो इतना मुझे नहीं आता है डेप्थ में, जितना आप लोगों को आता होगा, और यादव सर आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टेरिकल लाफ्टर क्रिएट होता है, तो जिसकी वजह से बड़ा इसका नाम पड़ा है लाफिंग गैस। क्या नाम पड़ा है इसका नाम? ठीक है, इसका नाम पड़ा है आपका लाफिंग गैस। अगर किसी को कुछ पता है तो प्लीज मुझे बताओ, लाफिंग गैस बोलने के जब भी इसका इनहेल होगा तो बॉडी के अंदर क्या मतलब चीजें चेंज होगी जिसकी वजह से लाफ्टर विल क्रिएट, है ना। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप बताइए मुझे, ठीक है, नहीं पता है तो आप सर से पूछ के फिर मुझे बताना जरूर, ठीक है। लाफ्टर गैस के पीछे बोले जाने के पीछे क्या रीजन है, हमारे बॉडी में क्या चेंज होगा, क्या चेंज होता है उसकी वजह से। अगर इसको अगर लॉन्ग टाइम के लिए, क्वेश्चन ये भी है कि अगर इसे हम लॉन्ग टाइम के लिए, अगर इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए इस गैस को अगर हम इनहेल करते हैं, तो फिर बच्चों वहां पे आपकी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, और वहां पे आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ का लॉस भी हो सकता है, और लास्ट पॉइंट आपको पता है तो उसको मैं नहीं बोलना चाहता हूं, वहां तक पहुंच सकते हो। तो इसको ज्यादा एक्सेस अमाउंट में लॉन्ग टाइम के लिए आप किसी भी को नहीं लेना है। सॉल्ट इंटरवल के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं, ओनली फॉर, बस इसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इनसेंसिटिव, हाँ, इनसेंसिबिलिटी ये क्रिएट करता है। जैसे अभी संदेश ने वर्ड यूज किया है, मैं जरा पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के आंसर। निरंत ने बोला है यूफोरिया होता है, ओके। यहाँ पे संदेश ने बोला है pseudo bubble affect is nervous disorder which make laugh cry, ओके परफेक्ट, ठीक है। आरबीसी इंक्रीज होती है ना, साहिल ने बोला है आरबीसी इंक्रीज होती हैं, ऐसा होता है क्या, आरबीसी इंक्रीज होते हैं निरंत? साहिल ने बोला है आरबीसी इंक्रीज होती हैं क्या? क्योंकि मुझे नहीं इसके इफेक्ट के बारे में पता, आप लोगों को बेटर पता होगा, ठीक है। चलो, आई थिंक सो, ओके, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, आपको पता है। होती सर। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। तो कल आप डिस्कस जरूर करना यादव सर से, ठीक है, आपको जरूर बताएंगे। अच्छा, आपने सुना है, कोई इशू नहीं है, तो आप सर से क्लियर कर लेना, ठीक है, परफेक्ट। उसका दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है, नहीं नहीं, ठीक है, आप सर से एक बार पूछ लेना, आपको जरूर बताएंगे। चलो, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप यूज करते हो तो वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्लियर है। इनसेंसिबिलिटी क्रिएट होगी, जिसको लास्ट में वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर, FATAL, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये डेंजरस सिचुएशन वहां पे आपकी क्रिएट हो सकती है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि अगर हम इस गैस को, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स में लेके आऊं, तो बेटा ये आपका जो न्यूट्रल होगा कैसा होगा। तो यहाँ पे एक बच्चे ने आंसर भी किया है कि सर न्यूट्रल इन नेचर, बिल्कुल सही, न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। न्यूट्रल इन नेचर का मतलब है एसिडिक नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, क्योंकि इसकी रिएक्शन को समझ लो जरा। अगर मैं N2O के साथ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स को डालूंगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, और यहाँ से बच्चों बनेगा H2N2O2। H2N2O2 का फॉर्मेशन, व्हाट इज द नेम,
इसका नेम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका हाइपोनाइट्रस एसिड, ये इसका नाम होगा हाइपोनाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, तो बेटा लगभग यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन को ही क्या करता है, होल्ड करता है, ये आपको ध्यान देना है। बात सभी को समझ में आ रही है, सभी क्लियर है? तो मैं पता उल्टा बोल सकता हूँ कि हाइपोनाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा, तो यही N2O होगा। समझ में आ रहा है? मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, हाइपोनाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा, तो वो आपका N2O ही होगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो लिटमस पेपर लेके आओगे तो न्यूट्रल आपके कैरेक्टर को ये शो करेगा। नाउ कम्स, अगर मैं इसे बर्न करता हूं तो क्या बर्निंग को सपोर्ट करेगा? बताओ बच्चों, क्या बर्निंग को सपोर्ट करेगा? N2O के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो N2O क्या आपके कमीशन को सपोर्ट करता है, क्या बर्न करता है? तो बच्चों बोलूंगा कि यहाँ पे जो N2O है वो आपका बर्न नहीं होता है, लेकिन बच्चों सपोर्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका सपोर्ट करता है कम्बिशन को। ये कम्बिशन को तो सपोर्ट करता है, लेकिन खुद बच्चों बर्न नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ये खुद बर्न नहीं होता है, लेकिन कम्बिशन प्रोसेस को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि N2O को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मुझे हाई टेम्परेचर लगभग 900 डिग्री सेल्सियस कितना आपको लेना पड़ेगा, तो बच्चों ब्रेक हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ N2, यहाँ पे 2 कर लो आप, और प्लस यहाँ से ऑक्सीजन गैस, तो ये डिसोसिएट होगा एट हाई टेम्परेचर। अगर ये बर्निंग को सपोर्ट कर रहा होता तो लो टेम्परेचर भी बच्चों कन्वर्ट हो जाता है N2 और O2 के अंदर। तो इससे बड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये बर्निंग को ये इसे बर्न नहीं करता है, लेकिन ये कम्बशन प्रोसेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कुछ और प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं कम्बशन को सपोर्ट करने के पीछे क्या, जैसे बेटा सल्फर को अगर आप N2O गैस के साथ लेके आओ, ठीक है, तो सल्फर बच्चों यहाँ पे कन्वर्ट इसे ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद बेटा बनता है SO2 गैस, और यहाँ से रिलीज होती है आपकी N2 गैस। सल्फर कन्वर्ट होता है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा N2O की प्रेजेंस में। जैसे बोलूंगा फॉस्फोरस के सामने अगर आप N2O लेके आओगे तो क्या बनेगा आंसर, ये बच्चों ऑक्सीडाइज होगा, P2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपकी N2 गैस हो जाएगी रिलीज। इसी तरीके से आपका अगर मैग्नीशियम अगर मैं लेता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ N2O, तो बच्चों यहाँ से मैग्नीशियम विल ऑक्सीडाइज कन्वर्ट होगा MgO के अंदर, आपको पता है, बाकी N2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। इस तरीके से मैं और भी प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन, जैसे बेटा सोडियम को अगर मैंने लिया है N2O के साथ, तो व्हाट इज द आंसर, बताओ बच्चों। सोडियम को अगर लिया है तो सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा N2O, आपको अच्छे से पता है, और प्लस यहाँ से N2 गैस करेगा ये रिलीज। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शन है। इसके साथ अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट भी ले लो, कॉपर, अगर कॉपर के साथ अगर आपने N2O यूज किया है तो भी बच्चा कॉपर बनेगा CuO के फॉर्म में, और प्लस यहाँ से N2 गैस हो जाएगी आपकी रिलीज। ये बात सभी को समझ में आ रही है? इतनी बात सभी क्लियर हो रही है? यहाँ से मैक्सिमम आपकी N2 गैस हो रही है बिल्कुल रिलीज। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जरा बताना, N2O के सामने अगर मैं H2 गैस का सर्कुलेशन कराता हूं तो व्हाट इज द आंसर, बताओ बच्चों। यहां से क्या आपका प्रोड्यूस होगा, N2O के सामने अगर मैं H2 को यूज करता हूं, H2 गैस का मैं सर्कुलेशन कराता हूं, इन दोनों का मिक्सचर है एक ही बीकर के अंदर, तो बताओ बच्चों यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा। क्या होगा यहाँ पे, जबरदस्त बेटा ये एक्सप्लोजिव होता है, जबरदस्त एक्सप्लोजन होगा। डेल्टा H यहाँ पे बेटा नेगेटिव में आएगा, बहुत जबरदस्त एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये एक्सो, जैसे आपको शायद पता होगा, मैंने कुछ समय पहले भी डिस्कशन किया था, जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड से एक कोई कंट्रीज थी, आई थिंक अभी कुछ समय 2-3-4 महीने पहले की बात है, क्लास में ही बताया था। तो वहां पे जो वहां पे इतना तेज जो विस्फोट हुआ था, उसके पीछे रीजन आपका था नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड मैंने क्लासरूम में आपको शायद बताया था, नाइट्रोजन के जो डिफरेंट ऑक्साइड थे और जो N2 गैस थी, उसकी वजह से ही इतना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में एनर्जी वहां पे रिलीज हुआ था, और बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ था, तो बहुत हाई एनर्जी रिलीज हुई थी, ठीक है ना। वो हाई एनर्जी की वजह से सब कुछ आपको आसपास क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, N2 गैस बन जाएगी, प्लस बच्चों आपका बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो मैं बोल रहा था कि N2 गैस जो ऊपर जो एक मतलब जो डिफरेंट कलर के जो मतलब क्लाउड्स जो दिख रहे थे ना, वो इसी N2 गैस के थे, यही N2 गैस थी। वाटर मॉलिक्यूल्स तो वेपराइज हो गया था, क्योंकि हाई हीट पे आपका यहाँ पे N2O, NO2 ये सारे के सारे ऑक्साइड से उनका सबका यहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे अमोनियम के कंपाउंड थे। अमोनियम नाइट्राइट था या नाइट्राइट था, कुछ तो ऐसा था, अमोनियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम नाइट्राइट,
इस तरीके से कुछ कुछ तो वहां पे रखे हुए थे, सारे सारे कंटेनर्स रखे हुए थे और उनके अंदर ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे बहुत एक्सेस अमाउंट में एनर्जी आपकी क्या हुई थी, रिलीज हुई। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जिसको मैं डिस्कस करूंगा। यस बिल्कुल, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ कि अगर बच्चों मैंने NaNH2 के साथ, जैसे सोडामाइड, NaNH2 पता है सभी को, NaNH2 के बारे में पता है, सोडामाइड NaNH2, इसके साथ अगर मैं यूज करता हूँ N2O गैस को, तो क्या ये प्रोड्यूस करेगा? तो देखो, सोडियम अजाइड एंड वाटर। परफेक्ट, बिल्कुल से आंसर, सोडियम एजाइड NaN3 प्रोड्यूस करेगा, प्लस यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। ये ऑलरेडी आपका होगा सॉलिड या आपका होगा स्टेबल फॉर्म में, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों फिर से रिएक्शन करेगा इस NaNH2 के साथ। तो NaNH2 के साथ फिर से वाटर मॉलिक्यूल, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। वाटर मॉलिक्यूल्स करेगा तो क्या आंसर बनेगा? देखो सोडियम के साथ OH चला जाएगा तो एक बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस बच्चों यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से इसे मिलेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी अमोनिया गैस के अंदर। अब रिएक्शन को सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या कैंसिल होने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो गया, बाकी 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो 2 मोल आपको मिल गया है NaNH2 सोडामाइड, और प्लस बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा, वाटर मॉलिक्यूल तो कैंसिल ही हो गया था, बचा था सिर्फ आपका N2O बचा था, इधर आपका बनेगा NaN3 बनेगा, और प्लस आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस आपकी अमोनिया गैस। तो मैं सीधा आंसर नहीं बोलूंगा कि सीधा आप इसे याद रखो, आप इस प्रोसेस के थ्रू याद रखो, जैसा भी एक बच्चे ने डिस्कस भी किया है मेरे साथ। NaNH2 के साथ अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करते हो तो यहाँ से बनेगा आपका सोडियम का एजाइड। क्लियर है, परफेक्ट, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मैक्सिमम रिएक्शंस आपकी हैं, इनको आपको ध्यान देना। नाउ वी विल कम्स कि यहाँ पे आपका इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा और क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर है। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो कि N2O ये सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, लीनियर है, कैसा है? बताओ बच्चों आंसर। केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है, ये लीनियर होगा बिल्कुल, N2O इज ए लीनियर कंपाउंड बिल्कुल, एंड इट इज अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, इट इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों रेजोनेंस, आपका रेजोनेंस एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस बच्चों यहाँ पे इनकी प्रोसेस में देखने को मिलता है। तो इसका लास्ट जो स्ट्रक्चर बेटा वो मिलता है हाइब्रिड को सबसे स्टेबल। तो कैसे होता है वो देखो, N डबल बॉन्ड N, दो नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन को भी डबल बॉन्ड पसंद होगा, फिर डबल बॉन्ड आप बना लो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ ये होगा कि बेटा नाइट्रोजन जो है ना इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहले लिख लो जरा, 1 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाइट्रोजन ये 1 2 दो इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 एक यहाँ पे आपका ये 5, करेक्ट। इसकी 1 2 3 4 हो चुके हैं, एक बचा हुआ उसको आप यहाँ बना लो 5। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6 यहाँ पे। अब चेक करो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या ये मॉलिक्यूल्स स्टेबल होगा, तो चेक करते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको इसके पास शेयर्ड हो रहे हैं। इसके पास जरा देखो, तो इसके पास देखेंगे कितने, 1 2 3 4 यहाँ पे 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 7 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके पास, ऑक्टेट डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? देखो इसके पास 7 है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कैसा यहाँ पे है आपका, इनकम्प्लीट, तो ये कंप्लीट करना चाहेगा। इसके पास कितना है पूरा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला। यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कम करना चाहेगा, एक ही कम करना चाहेगा, एक ही लेना चाहेगा। बात समझो, ये 9 थे ना, 9 से 7, तो मतलब ए इलेक्ट्रॉन अगर आपके इस नाइट्रोजन से अगर इससे इस तरफ शिफ्ट हो जाए ना तो कहानी हमारी बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। और इसके बगल में देखो यहाँ पे ये क्या है, इसके बीच में एक सिग्मा होगा, एक पाई भी होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन कैसा है, टर्मिनल वाला, ये आपका इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ शिफ्ट होगा और दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है ऑक्सीजन का, और दोनों नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलता है। और जब रेजोनेंस होगा तो उस केस में यहाँ पे नाइट्रोजन ये हो जाएगा आपका बीच में ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है सभी को? अरे सभी बच्चों क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो पहले तो ऑक्सीजन के पास 8 ही होती है ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, दो इधर से 8 हो गए हैं, यहाँ पे बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। फिर आपका अब ये भी पॉइंट है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया ना
तो इसके पास एफिशिएंसी आएगी, प्लस आएगा ना इसके पास। मुझे बताओ जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है उसके पास प्लस चार्ज आएगा ना, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां मूव करेगा, टूवर्ड्स जहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 9 से 8 हो जाएगा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, समझो, और ये वाला 8 हो जाएगा, लेकिन उसके पास प्लस चार्ज आएगा। तो उस प्लस चार्ज की वजह से एक चीज यहाँ पे क्या क्रिएट होगी कि उस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो पाइलेक्ट्रॉन्स है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड दिस नाइट्रोजन। तो वो पाइलेक्ट्रॉन्स भी वहां से निकलेगा और इसकी इस सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? ये उधर से निकलेगा और इसकी तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले यहाँ पे क्या आएगा, समझो यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड O, पूरे प्रोसेस को समझो 1 2 3 and 4, राइट। यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पे पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है। इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के पास, और इसके पास 1 2 3 4 ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ इस तरीके सीन बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से एक पाई आपका यहाँ से निकलेगा, इसकी तरफ शिफ्ट करेगा। अब जैसे शिफ्ट करेगा तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये सिंगल बॉन्ड O। आपको बात समझ में आ रही है? सिंगल बॉन्ड O बनेगा और बाकी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज इट इज इसके पास लोन पेयर से वो वैसे प्रेजेंट रहेंगे, और इसके पास आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे फिर से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिर से आ जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल पोजीशन पे, और बाकी इसके पास 1 2 3 4 and 5 एक लोन पेयर यहाँ पे। तो ये कंडीशन फिर से क्रिएट होगी, डेफिशिएंसी फिर से आ रही है। तो उस केस में क्या होगा कि ये नेगेटिव फिर से इधर मूव करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो आपके रिवर्सल कंडीशन में चलता ही रहता है। चलने की वजह से बेटा यहाँ पे आपका रेजोनेंस देखने को मिलता है, और जहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा वहां पे जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों वो लगभग बराबर हो जाती है। लेकिन ध्यान ये देना कि यहाँ पे 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ है, और दोनों टाइप की बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस हुए हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ एन सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो एन सिंगल बॉन्ड एंड जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है बच्चों यहाँ पे 113 पाइकोमीटर, ठीक है, N2O की मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ पे N सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ आता है इससे अधिक, ये आता है 119 पाइकोमीटर, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर, दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर आपकी ये जो बॉन्ड लेंथ है और ये जो बॉन्ड लेंथ है, दोनों ही बॉन्ड लेंथ आपकी इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। ये बात आपको समझ के रखनी है, दोनों जगह बॉन्ड लेंथ आपकी इक्वल होंगी। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ हमेशा 119 रहेगा, और एन सिंगल बॉन्ड एंड जो बॉन्ड लेंथ था वो आपका 113 पाइकोमीटर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो किधर से किधर मूवमेंट होगा, तो देखो यहाँ पे एन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसको मैं डबल बॉन्ड होकर के बना सकता हूँ अभी स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे इस तरीके से आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आपके लोन पेयर्स, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे, बाकी देखो 1 2 3 4 and 5 यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर शिफ्ट होगा, बिकॉज इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट, जो नेट डाइपोल मूवमेंट आता है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। मतलब ये मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में पोलर भी आता है, पोलर अपने पोलर नेचर को भी शो करता है। लेकिन पहले मैंने बोला था इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इट विल एक्ट एज ए न्यूट्रल। मैं पहले बोल चुका हूं, वाटर मॉलिक्यूल में डालोगे तो ये मॉलिक्यूल्स अपने न्यूट्रल बिहेवियर को शो करता है, बिकॉज इक्विलिब्रियम वहां पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअली में इसका अगर डाइपोल मूवमेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू आप देख रहे हो, देखो 2 कॉन्सेप्ट है, वाटर मॉलिक्यूल में डालने के बाद क्या लग रहा था, न्यूट्रल था। तो क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्वेश्चन आएगा तो बच्चों आपका न्यूट्रल होगा, लेकिन इसका डाइपोल मूवमेंट के साथ देखोगे तो यहाँ पे पोलैरिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एंड आपका नाइट्रोजन। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट विल मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी शिफ्ट होती दिखेगी। ये आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर डाइपोल मूवमेंट को रिलेट करवा रही है तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर, जहां पे इसका डाइपोल मूवमेंट आता है नॉट इक्वल टू 0। ये 2 कॉन्सेप्ट है, ये न्यूट्रल भी है और पोलर भी है। लेकिन न्यूट्रल कहां पे है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, उसका रीजन होगा। और डाइपोल मूवमेंट के बेस पे बात करेंगे तो बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखते हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां चलते हुए जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपको पता है। तो इस केस में ऑक्सीजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों ऑक्सीजन की तरफ जाती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी विल क्रिएट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, तो डाइपोल मूवमेंट आपको मिलेगा, पोलैरिटी मिलेगी। और इसका डाइपोल मूवमेंट बहुत ही कम होता है, 0.116 आपका यहाँ पे डेबी इसका यूनिट होता है, 0.116 डी, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है। इतना आपका यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट होता है जो बहुत ही लेस है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया है? यस सर। डन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड। जो भी हम पढ़ेंगे उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, चीजें बच्चों रिपीट होंगी, इससे आप परेशान मत होना, ठीक है।
ये अभी उधर पढ़ा था वो बाद में रिपीट होगा, हम लोगों ने पहले ही पढ़ी थी चीजें, इतनी डेप्थ में पढ़ी थी, वो अभी रिपीट हो रही है धीरे धीरे, तो परेशान नहीं होना है। NO के अंदर बेटा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, आंसर हो जाएगा आपका +2, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, वही पॉइंट है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट होता है इसका लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड से हम लोग NO को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अपन लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर के साथ हम लोग यूज करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो रिएक्शन देखते हैं, तो कॉपर के साथ में लेके आया हूं यहाँ पे डाइल्यूट, और दिस इज HNO3, और यहां से बेटा आंसर बनेगा कॉपर का एक तो नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर कैटाइन है, नाइट्रेट एनाइन है, तो बन जाएगा CuNO3 और ट्वाइस, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे NO3-1, तो यहाँ पे बनेगा CuNO3 ट्वाइस, प्लस यहाँ से रिलीज होगी आपकी NO गैस, प्लस आपका बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर के साथ लेस रिएक्टिव है बेटा, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है। अच्छा जरा मुझे याद करके बताओ, मैंने जिंक वाला किस बताए थे, ध्यान दो मुझे, जिंक के साथ जब मैंने यूज किया था, मैंने जिंक के साथ यूज किया था क्या, कौन सा कंपाउंड, HNO3 यूज किया था, आपको पता होगा। जिंक के साथ अपन अगर यूज करेंगे, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बाद में, ठीक है, कहाँ पे कौन सी गैस से रिलीज करते हैं, ठीक है, कहाँ पे NO गैस, कहाँ पे NO2 गैस, ये सब। तो जिंक के साथ HNO3 अगर मैंने वहां पे यूज किया था, तो आंसर क्या बना था, जरा बताओ मुझे, जिंक नाइट्रेट बना था, ठीक है, और प्लस यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हुई, N2O गैस रिलीज हुई थी, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान दो, जिंक आपका हाईली, जिंक ऑब्वियसली रिएक्टिविटी में आता है, क्योंकि जिंक की पोजीशन कहाँ है, आप मुझे बताओ, जिंक आपका हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है कि नीचे आता है, जल्दी से बताओ मुझे। जिंक ऊपर आता है, ऑब्वियसली ऊपर आता है, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। नाउ वी विल कम कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा था, +2 आ रहा था, इसका ऑक्सीडेशन में बच्चों क्या आया था, प्लस बनाया था। तो ध्यान देना कि जो हाईली रिएक्टिव, मतलब मैं आपको एक इजी ट्रिक बताना चाहूंगा कि डाइल्यूट HNO3 पर अगर क्वेश्चन आता है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ या फिर अदर एलिमेंट्स के साथ, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर उनके साथ रिएक्टिविटी मिलती है इन केस ऑफ डाइल्यूट HNO3, तो आपको N2O गैस आपको रिलीज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोजन के नीचे वाले अगर आपके जो एलिमेंट है लाइक कॉपर वगैरह हैं, सिल्वर है, अगर उनके साथ रिएक्शन देखने को मिल जाती है, तो वहां पे आपको जनरली क्या करना है, NO गैस आपको रिलीज करनी है। ये बात आप ध्यान रखना, मैं इजी ट्रिक आपको आज भेज दूंगा, उसको एक बार देख लेना कि कौन कौन से मेटल ऐसे होते हैं वो HNO3 के साथ कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कौन सी गैस रिलीज नहीं करते हैं, उनकी मैं ट्रिक आपको भेज दूंगा। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ चुके हैं, कॉपर के साथ अगर मैं HNO3 यूज करूंगा तो बच्चों मुझे मिलेगी NO गैस, अगर जिंक के साथ मैं यूज करूंगा तो मुझे मिलेगी N2O गैस, बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी नेचर, बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। SRP वैल्यू के बेस पे भी हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, लेकिन वो एडवांस सेक्शन में आता है। मेन सेक्शन आपके इस सेक्शन नीट के अंदर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है आपके हाइड्रोजन के ऊपर वाले, वो आपकी वहां पे रिलीज करेंगे क्या, N2O गैस, और जो नीचे वाले एलिमेंट है वो आपकी NO गैस जनरली करते हैं रिलीज। एक बात समझ में आ रही है, बताइए जरा मुझे, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इनके बीच में से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर यहाँ पे जब ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तो जब कॉपर के साथ वो रिएक्शन HNO3 की परफॉर्म हुई थी, तो यहाँ पे क्या बना है, कॉपर नाइट्रेट बन गया है और आपकी NO गैस रिलीज हुई है, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। अब एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी वहां पे कुछ अमाउंट के अंदर इम्प्योर अगर गैस NO रिलीज हो रही है, तो इसको हम निकालें कैसे? तो वहां पे हम यूज करते हैं FeSO4। ये क्वेश्चन आया है, NO अगर इम्प्योर है, अगर आपकी जो NO, अगर आपकी जो भी इम्प्योरिटी है इसके साथ, तो NO इम्प्योर को अगर आपको रिलीज करना है तो हम यूज करते हैं आयरन सल्फेट का। तो यहां से बच्चों बनता है FeSO4.NO, ये बनता है एडिशनल प्रोडक्ट, और ये होता है बच्चों से कलर होता है डार्क ब्राउन, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे मिलेगा एक एडिशनल कंपाउंड, और फिर इस कंपाउंड को हम कर देंगे हीट, तो हीट करने से बच्चों मिल जाएगा FeSO4 प्लस आपका NO। तो ये जो NO होगी ना, वो आपकी होगी प्योर। अब सोचो कि सर इसमें कुछ तो वही नहीं, जैसा था वैसा फिर से बन गया। एक्चुअली में यहाँ पे ना इस NO के साथ ना, इस NO के साथ कुछ अमाउंट के अंदर आपके कुछ अदर इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ अदर इम्प्योरिटीज होती हैं, उन इम्प्योरिटीज को बेटा कौन करेगा एब्जॉर्ब, आयरन कर लेगा। जैसे अमोनिया हुआ या बाकी और भी आपकी इम्प्योरिटीज हुई या N2O गैस वगैरह हुई,
तो उसको बच्चे ऑब्जॉर्व कौन करेगा, ये आयरन कर लेगा। तो आयरन बच्चों इसको एब्जॉर्ब करेगा, बाकी इसको जब हीट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी NO गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी रिलीज। तो ये जो FeSO4 होगा ना, और ये वाला FeSO4 दोनों डिफरेंट है। ये FeSO4 कैसा होगा, ये इसका नाम ये होगा FeSO4 प्लस इम्प्योरिटी। प्लस इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी आपकी क्या होती है, लिबिस बेस होते हैं। लिबिस बेस मतलब लिगेंड्स होते हैं, वो आपके इसके साथ देखने को मिलेंगे। मैंने बोला था ना कि इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हो, वो आराम से इम्प्योरिटीज को लेके, बिकॉज इम्प्योरिटीज बेसिकली बच्चों होते हैं लिबिस बेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लिबिस बेस को बाहर निकालना है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बहुत ही इजी आयाम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो प्योर NO गैस आपको यहाँ से देखने को मिलेगी इन दी प्रेजेंस ऑफ FeSO4। सभी को समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद यस, यहाँ तक परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट डायरेक्शन देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस से भी हम लोग NO गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे बच्चों, हमें क्या करना है, एयर, जो एयर है ना, एयर के साथ एयर बच्चों एक बीकर में होगी, कंटेनर में हम लोग फिल कर लेंगे। एयर के अंदर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क बच्चों हम लोग जनरेट करते हैं हाई वोल्टेज जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे। तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं पॉजिटिव, उनको हम लोग मीट कराते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आपने देखा होगा कि जब पॉजिटिव नेगेटिव वायर्स जब कनेक्शन में आते हैं तो तेजी से लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो उस वायर के आसपास के जो एयर है दैट विल आयोनाइज, वो एयर आपकी आयोनाइज हो जाती है। तो बच्चों एक कंटेनर है, एक बीकर है, उसके अंदर एयर को मैंने फिल करके रखा है, और वहां से मैंने इलेक्ट्रिक आर्क मैंने जैसे इसके अंदर एंट्री कराई, जैसे इसको मैंने यहाँ पे शो किया, तो एयर जो बेटा है वो आपकी आयोनाइज होगी। और एयर बेटा अगर आयोनाइज होगी तो यहाँ पे कौन कौन सी गैसेज जनरली होती हैं, N2 और O2 गैस होती है, आपको अच्छे से पता है। तो N2 और O2 बेटा N डबल N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड OB बेटा ब्रेक हो जाएगा, दोनों बॉन्ड ये ब्रेक। तो ब्रेक होने के बाद बच्चों एटम्स की फेज में आ जाएंगे, और आने के बाद बच्चों यहाँ से बनेगा आपका 2 मोल्स ऑफ NO का फॉर्मेशन, और दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एक्चुअली, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ NO का फॉर्मेशन सीधा बेटा मिलता है फ्रॉम द एयर, अगर आप इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हो, क्योंकि एटम बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट ब्रेक हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NO। एक प्रोसेस और आता है यहाँ पे, ओस्वाल्ड प्रोसेस, OSTWALD। तो ओस्वाल्ड प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है। तो ओस्वाल्ड प्रोसेस के अंदर भी बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं बिल्कुल NO, लेकिन प्लीज कीप इन माइंड यहाँ पे हम लोग करते हैं रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे हम लोग करते हैं रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन। रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन कराते हैं, लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो बच्चों बोलूंगा मैं अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया का रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन होता है, हम एयर यूज करते हैं, अमोनिया के साथ हम लोग एयर यूज करते हैं, और ऐसा कराते हैं बच्चों रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कराएंगे तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, प्लेटिनम, प्लेटिनम गॉग यूज करते हैं। प्लेटिनम गॉग यूज करते हैं 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंड 6 ATM प्रेशर पे। टेम्परेचर प्रेशर को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना प्लेटिनम गॉग। तो प्लेटिनम बच्चों एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, आपको पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एयर के पास बच्चों प्रेजेंट है आपका ऑक्सीजन, तो इसका अमोनिया का ऑक्सीडेशन तो होगा, लेकिन प्लेटिनम जो यूज किया गया है बेटा वो करेगा इसको ब्लॉक, वो करेगा इसे रिस्ट्रिक्ट, इसको फर्दर कंप्लीट ऑक्सीडेशन में नहीं जाने देगा। तो मतलब यहां से बेटा सीधा आंसर आपको मिल जाता है NO, और प्लस मिल जाता है आपको वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ पे देखने को मिलती है अमोनिया। तो क्वेश्चन इज दिस कि अगर अमोनिया का बच्चों रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपका प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल, उनका आप यूज कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में टेम्परेचर प्रेशर नहीं दे रखा है तो उस पर नहीं जाना है, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। एयर के साथ बच्चों मैं यूज करूंगा, एयर मतलब O2 आएगी, तो O2 से बच्चों इस करेक्शन ऑक्सीडेशन होगा, परफॉर्मेंस होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो अमोनिया कन्वर्ट होगी NO गैस के अंदर और H2O के अंदर। बात समझ में आ रही है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया है इलेक्ट्रिक आर्क ओसवाल्ड प्रोसेस। उसके पहले आपके जो फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया, सभी को आता समझ में आएगा। नाउ विल कम प्रॉपर्टीज। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है बच्चों को क्या होती है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों ये आपकी होती है कलरलेस गैस, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ए कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस होती है, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट बच्चों ये पैरामैग्नेटिक होती है, ठीक है। इट इज एक्चुअली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब बच्चों
इस पे प्रेजेंट होगा अनपेयर्ड, कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बेटा ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पॉइंट, ये भी न्यूट्रल ही होती है लिटमस पेपर के साथ, न्यूट्रल विद लिटमस पेपर। अगर मैं इसका बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन कराता हूं, फोर्थ प्रोसेस की बात कर रहा हूं, अगर मैं NO के साथ में O2 गैस का यूज करूं तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी NO2 के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा था कि अमोनिया का बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा ना तो यही NO2 गैस देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, अमोनिया के साथ में जब O2 लेके आया तो मैंने यहाँ पे प्लेटिनम यूज किया, तो बच्चों यहाँ से NO गैस देखने को मिली और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं प्लेटिनम यूज नहीं करता तो सीधा बच्चों मिल जाता वहां पे NO2 गैस। क्या आपको सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? NO2 गैस आपको देखने को मिलेगी। सभी को क्लियर है? बताओ बच्चों। यस यस बिल्कुल परफेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है। चलो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको, मैंने पहले करा चुका हूं, जरा क्वेश्चन बताओ मुझे। KMnO4 के साथ मैं यूज कर रहा हूं, चाह रहा हूं NO। चलो बताओ, क्लासरूम में पढ़ा चुका हूं, ये क्लासरूम के अंदर पढ़ा चुका हूं, बताओ। चलो मैं इंतजार कर रहा हूं, आप इसका आंसर बताओ, बताओ सभी लोग। एक रिएक्शन और देता हूं मैं, HNO3 और MnSO4। हाँ क्या बनेगा बेटा? HNO3 और MnSO4। MnSO4 बनेगा, HNO3 बनेगा, बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट आंसर। आपको दिख भी रहा होगा NO अपन डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर, NO से कन्वर्ट किस में होगा, NO3-1 में। अगर आपको याद है NO कन्वर्ट किस में हुआ था, NO3-1 में। मैंने बोला था ना, सब आपको लिखाई थी मैंने कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा लिविस, कौन सा एसिड और कौन सा कैटाइन, कौन सा एनाइन किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, बिकॉज आपको पता है KMnO4 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हिडन पॉइंट क्या है इसके मैकेनिज्म की तरफ, तो मैकेनिज्म को जरा बताओ मुझे। यहाँ पे अगर मैं H2SO4 यूज करता हूँ ना, ऑब्वियसली मैं यूज करूंगा, मैंने बोला तो कुछ भी नहीं है तो आप H2SO4 ले लेना। फिर इसका मैकेनिज्म करके देखो मुझे, मैकेनिज्म से आंसर क्या बनेगा। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, अगर मैंने यहाँ पे HClO यूज किया इन दी प्रेजेंस ऑफ NO, और यहाँ पे बच्चों रहता है एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम। थोड़ा मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या बनने वाले हैं। कोशिश करो एक बार, मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं और इसका आंसर बताओ जरा क्या आपके आंसर्स बन सकते हैं। तो पहली स्टेप में आपको पता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ मुझे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था, जरा याद करो KMnO4 के साथ पहली रिएक्शन कौन करेगा, H2SO4। अरे याद है कि नहीं बच्चों, बताओ पहला आंसर क्या बनेगा, K2SO4 बन जाएगा ना, सॉल्ट। याद करो, पोटेशियम यहाँ से, सल्फेट यहाँ से, K2SO4, ये बहुत अच्छे से बढ़ाया था। नेक्स्ट क्या बनेगा, MnSO4 बनेगा। और बच्चों क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, बैलेंसिंग भी डिस्कस की थी ना, वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेगा। और कितना है बेटा नेसेंट ऑक्सीजन, हीरो मैंने बताया था कितने, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अरे सभी को याद है क्या 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ये तो रिलीज हुए थे। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई, इसको बैलेंस कर लेना, बिल्कुल। अब बेटा सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, दे आर डायरेक्टली कनेक्ट विद NO, ये भी डिस्कस मैंने किया था। तो NO के साथ बच्चों डायरेक्ट आपके नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे, और नेसेंट ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे कितने आएंगे, 5। तो पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर लेना, तो मैं ले रहा हूँ सीधा बेटा यहाँ से NO2 आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, हो गया ना। अब ये जो NO2 है ये फर्दर बच्चों कर जाएगा इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बन जाएगा HNO3 और प्लस बनेगा आपका फर्दर NO। समझ में आ गया, इसको आप सॉल्व कर लेना, कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रिजल्टेंट आपको आंसर मिलेगा। तो आंसर में क्या क्या बनेगा, जैसे अभी निरांत ने बताया भी है, एक तो आंसर बनेगा K2SO4 वाला सॉल्ट मिलेगा, ये क्लियर है। दूसरा मिलेगा आपका MnSO4 मिलेगा, बाकी क्या मिलेगा यहाँ पे HNO3 मिलेगी, बिल्कुल। और बाकी आपको मिलेंगे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये तो पार्ट कैंसिल ही हो जाएंगे ना, ये वाला पार्ट, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो पार्ट दिख रहे हैं, NO दिख रहा है, NO2 दिख रहा है ना, ये सारे के सारे पार्ट आपके कैंसिल हो जाएंगे और जो आपको बचेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नीचे है HClO प्लस NO, जरा बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। इजी प्रोसेस है, सबसे पहले बताओ क्या होगा, HClO ये कन्वर्ट हो जाएगा, पहले HClO के अंदर रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। HClO को जब भी हीट मिलती है कन्वर्ट होता है HCl के अंदर, प्लस रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन, और यही नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों कंबाइन करेगी आपके NO के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा NO2 के अंदर। आपको याद रखना पड़ेगा NO बच्चों, NO2 में आपका कन्वर्ट होता है अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और इसके बाद बेटा यहाँ पे आपका बन चुका है NO2, तो NO2 के साथ बेटा एक्वस मीडियम ऊपर दे रखा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से फिर से कनेक्ट होगा, तो ये बना लेगा आपका HNO3 और प्लस आपका NO गैस। ये बात समझ में आ रही है।
बस इसको सॉल्व कर लेना, बैलेंस करो जरा। बैलेंसिंग करने पे क्या होगा, इसमें आपके पूरे के पूरे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे जरा यहाँ पे बात करते तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, और ये आपके 3 मोल्स हो जाएंगे, और यहाँ पे इसके आपके 2 मोल्स हो जाएंगे चुनो तरीके। अब इसे कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करने पे कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, एक तो आपका यहाँ से NO से NO कैंसिल हो जाएगा, और NO2 से आपके NO2 कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है, क्या क्या बचा है उसको आप लिख लेना नीचे, जो सेक्शन बचा हुआ है वो सेक्शन आप नीचे। NO कैंसिल नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि 3 मोल्स यहाँ पे हैं, ऊपर 3 मोल्स होंगे, 2 मोल्स तो बचेंगे ना आपके, ये कितने होंगे, ये टोटल कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे इसके 3 मोल्स होंगे ना, 3 मोल्स NO होगा, या आपका सिर्फ 1 मोल NO होगा, तो एक NO से एक NO कैंसिल कर देना, 2 मोल्स आपके बचेंगे, क्योंकि NO तो आपका मेन रिएक्टेंट है ना, वो पूरा कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, एक तो मिलेगा आपको 3 मोल्स ऑफ HCl ऊपर से मिल जाएगा, प्लस आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NO यहाँ से बचा हुआ, प्लस आपको ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट की साइड में, प्रोडक्ट की साइड मिलेगा आपको 2 मोल्स ऑफ HNO3, और प्लस मिलेगा आपको यहाँ पे क्या 3 मोल्स ऑफ HCl, क्योंकि बाकी सबके सब हो जाएंगे आपके कैंसिल, नीसेंट ऑक्सीजन भी कैंसिल। तो ये भी आपको जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला सेक्शन है, ये जितना आप ध्यान रखोगे तो आपके लॉजिक जो है ना, होता क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार लॉजिक हमारे काम करते हैं, तो लॉजिक के पीछे जो रूल्स हमारे हैं ना वो समझ में आने चाहिए। ठीक, अगर इसके साथ ये वाला सीन होगा तो ये आंसर बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से कन्वर्जन होगा तो इस तरीके से आंसर हमारा मूव करेगा। तो कुछ जो चीजें हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पढ़ाई करने के साथ चीजें जो है ना वो कॉमन सेंस आपका बहुत अच्छे डेवलप होता है, पढ़ाई करना जरूरी है। इसलिए क्योंकि कॉमन सेंस हमारे डेवलप हो जाते हैं कि किस तरीके से आंसर हमारे कन्वर्ट होने वाले। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? Yes, सभी sir. क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन Yes, और sir. आता है बच्चों के, अगर NO के साथ अगर बच्चों में X2 यूज करता हूं, X2 यहाँ पे जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है, नेक्स्ट इज क्लोरीन होता है, नेक्स्ट इज ब्रोमीन। में आपको चैलेंज करता हूं, आज किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक उठा के देख लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो एज इट इज मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे लगभग 99%। ठीक है, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं मैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को हिडन नहीं, का आपको पता चल रहा होगा। इन्होंने पढ़ाने में क्या है भाई, कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ रिएक्शंस बता दो, खत्म वो चीज। लेकिन मैं आपको डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, आपके जितना आप डेप्थ में अभी पढ़ लोगे तो जब एग्जाम देने जाओगे ना आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोई नया क्वेश्चन अगर आपको किसी बुक में मिल गया तब बोलोगे सर ने तो ये पढ़ाया नहीं था, लेकिन मैं पढ़ा चुका हूँ तो आपके दिमाग में जरूर आएगा। क्या आएगा, क्योंकि जैसे अभी कुछ दिन पहले सैटरडे को साथ मीटिंग हुई थी, हम लोगों की टीचर्स की मीटिंग हुई थी खराटे सर के साथ, तो उन्होंने बताया था कि हमारे कॉलेज के बच्चे ये बोलने चाहिए कि जब मैं कॉलेज से निकल के जाऊं तो उनको जब वो क्वेश्चन देने जाएं, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करें नीट के अंदर या जेईई में एडवांस के, तो वो क्या बोले, वो ये बोले कि टीचर ने मुझे पढ़ाया था, टीचर ने मुझे पढ़ाया था लेकिन चीजें सॉल्व भी हुई हैं। तो वही एक पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पे चीजें समझने जरूरी है, डेप्थ में पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, ठीक है, टाइम अधिक लेके लगने दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि NO के साथ अगर बच्चों में यूज करता हूँ X2, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपको दे रखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड हेलोजन के साथ, स्पेशल केस है आपके फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, अगर इनके साथ बच्चों कंबाइन करते हैं तो यहाँ से बच्चे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसका नाम होता है नाइट्रोसिल हैलाइड। नाइट्रो, कोई मुझे इसका बताएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? नाइट्रोसिल हैलाइड। नाइट्रोसिल हैलाइड का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोसिल हैलाइड, NOx2, बिल्कुल सही, X होगा NOx, बिल्कुल परफेक्ट। 2 मोल्स यहाँ पे बैलेंसिंग कर लो, 2 मोल्स आपको यहाँ मिल जाएगा, नाइट्रोसिल हैलाइड आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। करेक्ट है, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद आते हैं बच्चों NO का आपका स्ट्रक्चर, इसके सारे के सारे रिएक्शन फिनिश हो चुके हैं, अब कहीं से भी क्वेश्चन आप लोग करना। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर में, तो NO का जो है बेटा N आपका डबल बॉन्ड हो और उसके साथ यहाँ पे आपके लोन पेयर्स, इधर बात करते हैं तो यहाँ पे लोन पेयर्स बेटा बात करेंगे इसके पास 5 और आपकी बैलेंसी होती है के पास, तो 1 and 2 3 4 एक यहाँ मिलेगा ये 5। ऑक्सीजन की बात करते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अभी इसमें 1 2 3 4 5 and 6। नाउ वी विल चेक द ऑक्टेट रूल, जैसा मैंने बताया था, तो चेक करो बच्चों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसके पास कितने मिल रहे हैं जरा मुझे बताओ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, बताओ मुझे ध्यान से, सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो आपको पता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिच जैसा वर्क करेगा, ये डेफिशिएंट जैसा वर्क करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर्स का मूवमेंट चलना शुरू होगा। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो आपके लोन पेयर्स हैं उनका चलना शुरू हो जाएगा इससे इस तरह, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, चेक कर लो ऑक्सीजन की बैलेंसी 8 6 होती है ना, तो 1 2 3 4 नहीं यार, करेक्ट ना सभी, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है, और 7 8 बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन की बात करते हैं 5 बैलेंसी है, तो 1 2 3 4 एंड 5, दो उधर से आ गए तो 7। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बच्चों इधर से इधर होगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इधर से इधर मूवमेंट होगा आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लोन पेयर्स का मूवमेंट होगा।
जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और रेजोनेंस जब देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाकी आपके एज इट इज जो एक लोन पेयर, बाकी बचेगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस बन गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस फिर से वही कि नेगेटिव वाला फिर से यहाँ चला जाए जहाँ डेफिशिएंसी आ रही है, तो फिर से वही बनेगा एन डबल बॉन्ड ये, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, बाकी एक आपका लोन पेयर। मैंने बोला था एनओ इज ए पैरामैग्नेटिक बिकॉज प्रेजेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये फिर से यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन आना चाहिए, तो ये फिर से आपका यहाँ पे लोन पेयर को गेन कर लेगा। तो ये परफेक्ट बनेगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सभी को समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हो गया है? बताओ बच्चों। तो एनओ अगर आपकी मोनोमर फेज में, ध्यान दो, अगर एनओ अगर आपका मोनोमर फेज में है, मोनोमर फेज में है, तो बच्चों ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। परफेक्ट, बिल्कुल गैस की फेज में मिलेगा एंड पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नाउ एक क्वेश्चन और बनता है, लास्ट वाला क्वेश्चन, मैं इसी को यही फिनिश करूंगा कि बच्चों अगर एनओ के पास प्रेजेंट था वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो कर रहा था, तो बच्चों यहां से क्या करेगा? यहां से ये कर सकता है कि ये अगर बेटा डाइमर फॉर्म में, ध्यान दो, अगर ये डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो डाइमर फॉर्म में अगर कन्वर्ट होगा तो बच्चों यहां से ये बना सकता है क्या? अपने एक अलग स्ट्रक्चर जिसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी, बिकॉज इसके पास प्रेजेंट है वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास। क्या करो बेटा, एक लोन पर यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनओ। वन इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे ये वाला अनपेयर्ड है, तो एक स्ट्रक्चर बेटा और लेके मैं आऊं सेम मॉलिक्यूल्स, इसका मैं ट्वाइस कर दूं, तो यहाँ से क्या बनेगा? देखो एन, यहाँ से ये ओ है, इधर मैं बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा लो ऑक्सीजन, तो डैश डैश करके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। देखो एक यूनिट तो आपकी यहाँ पे दिख रही है ये एनओ, और दूसरी यूनिट आपको यहाँ पे दिख रही है, इसका अरेंजमेंट आप देख लो। ठीक है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है एनओ बॉन्ड वो होती है 2.4 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन आपको कभी आएगा नहीं, बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। ये बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी जो बॉन्ड लेंथ थी वो 1.1 एंगस्ट्रॉम होती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ, जो न्यू बॉन्ड लेंथ बनी है वो 2.4 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों अगर आपका एनओ जाता है डाइमर फेज के अंदर, तो वो गैस से बच्चों कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बिकॉज ऑफ चिलेशन सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पेयर्ड हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड था ये वाला, वो पेयर्ड हो चुका है, और पेयर्ड होने के बाद बच्चों यहाँ पे हो जाएगा वो डायामैग्नेटिक। सभी को समझ में आ गया? वैसे एमओटी थ्योरी आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में आती है बच्चों, वहां पे इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वहां पे सिग्मा 2s स्टार सिग्मा 2s2 करके वो पूरा का पूरा पाई 2p x में तक 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाता है, और उसके बेस पे हम लोग इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको बाद में पढ़ाऊंगा, बाकी आपको सर पढ़ाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा आज दो चीजें खत्म हो चुकी हैं, N2O खत्म हो चुका है पूरा डेप्थ में, दूसरा NO पूरा खत्म हो चुका है। नाउ नेक्स्ट बेटा हम लोग कल पढ़ेंगे N2O3। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे सभी को समझ में आ गई होगी।